जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। नहीं हुआ है भारत का कोई भी रफाल लॉस। भारत की नकल करने में पाकिस्तान ने फिर से कर दिया अपने आप को एक्सपोज। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 17 देश लगे हैं ब्रह्मोस को खरीदने की लाइन में। मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने किया भारत के आकाश सिस्टम को इसराइल के आयरन डोम सिस्टम से कंपेयर। और नूर खान एयरबेस पर भारत के स्ट्राइक में तबाह हुआ है पाकिस्तान का महत्वपूर्ण सीक्रेटिव बैकअप सिस्टम। बॉर्डर एरियाज पर भले ही अभी तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, लेकिन डिजिटल बैटलफील्ड में भारत के खिलाफ नैरेटिव वॉर या यूँ कहें इन्फो वॉर अभी भी लगातार जारी है। और वेस्टर्न मीडिया में सबसे ज़्यादा जो एक क्लेम है जो अभी भी चल रहा है वो है भारत के रफाल को शॉर्ट किए जाने का दावा। हालांकि कुछ मीडिया अभी भी क्लेम करे कि भारत के मल्टीपल फाइटर जेट्स शॉर्ट हुए हैं, पर कमाल की बात यह है कि जितने भी दावे किए जा रहे हैं तो उनमें से किसी ने भी अभी तक ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं दिया है जो कि उनके दावे को सही बताता हो। ये सभी दावे किसी न किसी अननोन ऑफिशियल से जुड़े हुए हैं। और ले देखिए वो जो अननोन ऑफिशियल है लास्ट में वो जुड़ा होता है पाकिस्तान की मिलिट्री से। और पाकिस्तान की मिलिट्री के दावों में कितनी सच्चाई है तो वो तो पाकिस्तान की मिलिट्री अपने प्रेस ब्रीफिंग में दे ही चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिशियल सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही बोलते हैं तो पूरा पाकिस्तान इजैकुलेट करने लग जाता है कि वाह क्या बोला है। भले ही उनको टेस्ट बराबर समझ नहीं आया है पर फिर भी दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। Now identifying S-400, attacking them is a easier part than identifying it on ground because it is mobile, it's a high value thing and you guard it. It's kind of a center of gravity. और अगर पाकिस्तान की मिलिट्री का कॉमेडी शो पाकिस्तान मिलिट्री की प्रेस ब्रीफिंग अगर आपने देखी है तो आपने उसमें क्लियरली देखा होगा कि जब सामने से किसी ऐसे रिपोर्टर ने प्रश्न पूछ दिए जिसने शायद पाकिस्तानी मिलिट्री की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी, तो उसके द्वारा पूछे गए प्रश्न पाकिस्तान की मिलिट्री के लिए सिलेबस से बाहर से आए हुए प्रश्न की तरह थे और उसका वो एक भी उत्तर सही से नहीं दे पाए। If you could tell me in very non-technical terms about air defense system, what are the capabilities that Pakistan have when it comes to neutralizing surface to surface and air to surface missile systems? Air to surface. Okay, this means academic discourse, a pretty intense kind when you are asking such technical details, and we'll bore the rest of the people with them. But I must, on a broad guideline, that the Pakistan Air Force air defense system is pretty capable of handling high speed, long range vectors, even hypersonic weapons. So this should be pretty comforting to everybody inside Pakistan. पूछा गया था बता क्या रहे थे और पाकिस्तानी मिलिट्री के ऑफिशियल जो बोल रहे थे शायद वो उन्हें खुद भी नहीं पता हो कि वो बोल क्या रहे हैं, पर बकवास तो करनी है तो उन्हें कर दी। और उन्हें अच्छे से बताया कि पाकिस्तान की जाहिल जनता उनसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगी क्योंकि यही तो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह कि कल भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियली ये स्टेटमेंट जारी की गई थी और जिसमें इस बात को क्लियरली मेंशन किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की सभी स्ट्राइक्स में भारत ने अपना एक भी एसेट नहीं खोया है। और जबकि कुछ फ्रेंच एक्सपर्ट्स ने भी उन सभी दावों को खारिज किया है जिनमें रफाल को कश्मीर में शॉट डाउन किए जाने का दावा किया जा रहा है, खास करके उन इमेजेस के माध्यम से जो रफाल की है भी नहीं। और जैसे कि भारत सरकार ने भी क्लियरली कह दिया है कि हमने अपनी सभी स्ट्राइक्स बिना अपने किसी एसेट्स को खोए पूरी करी हैं। हालांकि वो बात अलग है कि भारत सरकार के इस वाले स्टेटमेंट को वेस्ट की कोई भी मीडिया हाईलाइट नहीं करेगी क्योंकि ये उनके नैरेटिव को सूट नहीं करता है, जबकि सच्चाई यही है। बाकी आज 15 मई 2025 को भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने बदामी बाग कैंट एरिया को विजिट किया था और यहाँ पे आर्मी सोल्जर्स को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री की तरफ से इस बात को फिर से दोहराया गया है कि टेररिज्म के खिलाफ भारत की अब एक नई पॉलिसी है कि अगर कोई भी हमला भारत की जमीन पर होगा तो उसे भारत एक्ट ऑफ वॉर की तरह ही कंसिडर करेगा। और अगर पाकिस्तान आतंकवाद को इसी तरह से सपोर्ट करना जारी रखता है तो उसे इसकी और भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बाकी भारत ने हमेशा से शांति को ही प्राथमिकता दी है, हम कभी भी युद्ध को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन जब बात संप्रभुता पर आती है तब रिस्पॉन्ड करना जरूरी हो जाता है। और आतंकियों ने भारतीयों को धर्म के आधार पर मारा था और हमने उन्हें उनके कर्मों के आधार पर मारा है। और उनका यह भी कहना था कि हमारी फोर्सेस ने दुनिया को ये दिखा दिया है कि हम कितने प्रिसाइज और पिन पॉइंट तरीके से अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। बाकी उसके बाद काउंटिंग का जो काम है वो हम अपने दुश्मनों पर छोड़ देते हैं। और जबकि पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेल वाली हरकत पर भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की तरफ से क्लियरली कहा गया है कि ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब भारत के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और इसके साथ ही भारतीय रक्षा मंत्री ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA को इस बात का आग्रह किया है कि वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को अपने सुपरविजन में रखे, क्योंकि ये स्पष्ट हो चुका है कि पाकिस्तान जैसे इररिस्पॉन्सिबल और रोग नेशन के हाथों में न्यूक्लियर वेपन्स सेफ नहीं है। आपने ये बात तो अक्सर सुनी होगी कि हर एक मास्टरपीस की एक चीप कॉपी जरूर बनती है। तो जब कल भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस की विजिट पर गए थे और उनकी इस विजिट से ये स्पष्ट हो गया था कि पाकिस्तान जो इस बेस को लेकर क्लेम कर रहा था
कि उसने इसको इतनी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय किया है कि अब ये बेस वापस से एक्शन में कई वर्षों तक नहीं आ पाएगा। और इसी बेस पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय किए जाने का क्लेम भी पाकिस्तान ने किया था, जिसे कल भारतीय प्रधानमंत्री ने अपनी इस विजिट के दौरान स्पीड की लाइट से बस्ट कर दिया। तो ये तो था मास्टरपीस जो कि भारत ने दिखाया। अब इसकी चीप कॉपी बनाने की कोशिश करी हमारे निकम्मे पड़ोसी पाकिस्तान ने। पर जैसे कि आपने सुना होगा कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है, पर पाकिस्तान की तो अकल है घुटनों पर या फिर घुटनों से थोड़ा सा ऊपर। तो ये लोग एक्चुअल में चीप कॉपी भी नहीं बना पाए। हालांकि उन्होंने कोशिश पूरी करी कुछ ऐसा दिखाने की कि भारत ने भी इनकी किसी भी बेस को टारगेट नहीं किया है। और हुआ यह कि पाकिस्तान के मीडिया में चलाया गया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के महत्वपूर्ण एयरबेस को विजिट किया है। पर हुआ यह कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की इस प्रोपेगेंडा विजिट की जो पिक्चर्स सामने आई तो उसने उनकी पोल खोल कर रख दी। जैसे कि पहला तो ये कि इस बेस तक पहुंचने के लिए इनको ऑफ रोडिंग करनी पड़ी, क्योंकि ऑब्वियसली इनकी जो एयर स्ट्रिप्स हैं वो डैमेज हो रखी हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल्स और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री एक टैंक पर चढ़कर अपनी स्पीच दे रहे थे। अब भला कोई बताएगा कि टैंक का रोल यहाँ पे कहाँ से आ गया? वो तो इस ऑपरेशन में कहीं था भी नहीं। इनकी विजिट की जो लोकेशन दिखाई गई है तो वो किसी भी एंगल से एयरबेस होने लग रहा है। हाँ, वो एयरबेस के आसपास के खेत जरूर हो सकते हैं, जहाँ शायद सुबह सुबह हमेशा जगी रहने वाली पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऑफिसर्स बोतल लेके भी जाते होंगे। और जहाँ से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री स्पीच दे रहे थे तो वो भी ऐसी कोई रैंडम सी जगह है, वो कोई बेस का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जो एक्चुअल बेस है वहाँ पे तो रिपेयरिंग का काम चल रहा है ना। और बाकी इस दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जो स्पीच दी है तो उस स्पीच के लिए हाथ उठा के क्लैप करना तो बनता ही है, लेकिन उस क्लैप के लिए आपको केवल एक ही हाथ उठाना है और वो हाथ मारना है इन पाकिस्तानियों के कान के नीचे, क्योंकि इसी तरह की क्लैप डिजर्व करते हैं। पर हम फिर भी यही पूछेंगे, अरे भाई टैंक पर चढ़कर स्पीच देने की क्या ज़रूरत थी? ये सब देखकर तो हमें ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का जो भविष्य है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ बहुत तेज़ी से जा रहा है। मतलब इनके पास केवल एक काम था, थोड़ा सा फेक दिखाना, ये वो भी नहीं दिखा पाए। पर कोई बात नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो समझ ही गए हैं। तो जैसे कि पहले भी हमने आपको कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में जो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं तो उसमें से एक ये भी है कि हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो बूम होने वाला है। तब उसके संकेत भी दिखने ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। और अब लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को खरीदने के लिए लगभग 17 देश लाइन में लगे हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि अभी भी दुनिया में ऐसा कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो कि उसको रोकने में सक्षम हो। और इन देशों में इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनई, ब्राज़ील, चिली, अर्जेंटीना, वेनेजुला, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, ओमान, साउथ अफ्रीका और बुल्गारिया, तो ये कंट्रीज़ मुख्य रूप से शामिल हैं जो कि ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद को लेकर भारत के साथ निगोसिएशंस के अलग अलग स्टेजेस पे हैं। और वहीं जो भारत का आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है तो अब उसमें भी फॉरेन कस्टमर्स का इंटरेस्ट बढ़ चुका है। और कई सारे डिफेंस एनालिस्ट ने तो आकाश को इसराइल की बेहद ही फेमस आयरन डोम मिसाइल सिस्टम से भी कंपेयर किया है, क्योंकि आकाश मिसाइल सिस्टम ने पाकिस्तान द्वारा लॉन्च किए गए सभी एरियल थ्रेट्स को प्रिसाइज तरीके से न्यूट्रलाइज किया था। और आपको ये भी बता दें कि आकाश की कई अलग अलग खासियतों में से एक खासियत ये भी है कि वो 4 एरियल टारगेट्स को एक साथ इंगेज कर सकता है। और जबकि लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से भारत पर एक नहीं बल्कि मल्टीपल फतेह रॉकेट्स लॉन्च किए गए थे, जिनमें फतेह 1 और फतेह 2 दोनों शामिल थे। और इनमें से जो अधिकतर रॉकेट्स थे उनको पहले ही न्यूट्रलाइज कर दिया गया था, और जबकि एक रॉकेट भारत के एयर स्पेस के ऊपर न्यूट्रलाइज हुआ था, जो डेमोस्ट्रेट करता है भारत के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स की कैपेबिलिटी को। अब इस बात का भी खुलासा हो चुका है कि भारतीय वायुसेना ने जो पाकिस्तान एयरफोर्स के नूर खान बेस पर स्ट्राइक करी थी, तो इस स्ट्राइक में पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 सीक्रेटिव नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल मिशन कंट्रोल सेंटर्स भी डिस्ट्रॉय हुए हैं। यानी कि अगर आसान शब्दों में कहें तो जो ये नेक्स्ट जनरेशन की मोबाइल मिशन कंट्रोल सेंटर्स हैं तो ये पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एक तरह के पोर्टेबल कंट्रोल रूम की तरह काम करते हैं, जिसके अंदर से पाकिस्तान एयरफोर्स अपने अलग तरह के एसेट्स जैसे कि ड्रोन्स को कंट्रोल करना, अदर यूनिट्स के साथ कम्युनिकेट करना या प्लेन मिशंस के साथ कम्युनिकेट करना, तो इस तरह की चीज़ें करती हैं। और ये एक तरह का बैकअप सिस्टम है, यानी कि अगर पाकिस्तान एयरफोर्स का जो मेन कंट्रोल सेंटर है वो किसी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए तो फिर वे इस सिस्टम को कंट्रोल सेंटर की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंडियन एयरफोर्स की स्ट्राइक में पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक बैकअप सिस्टम भी डिस्ट्रॉय हुआ है। और पाकिस्तान का जो NGMMCC है, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल मिशन कंट्रोल सेंटर, तो ये पाकिस्तान एयरफोर्स और टर्किश मिलिट्री का एक जॉइंट प्रोजेक्ट था। और संभावित रूप से नूर खान बेस पर इसलिए था क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी एयरफोर्स इस बात की टेस्टिंग कर रही थी कि उनकी जो मोबाइल यूनिट है ये उनके अदर एयर डिफेंस सिस्टम के साथ कैसे काम करती है। और चूंकि एक कंट्रोल सेंटर यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ है और इस परियोजना में टर्किश मिलिट्री के ऑफिशियल भी शामिल रहते हैं, तो इसलिए इस बात की भी संभावना बढ़ गई है कि शायद भारत की स्ट्राइक में टर्की के मिलिट्री के भी कुछ ऑफिशियल्स की कैजुअलिटीज़ हुई हैं। और अब इस बैकअप सिस्टम के भी डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास थोड़े ही ऑप्शंस बचे हैं अपने ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए, अगर उनका मेन सिस्टम भी डिस्ट्रॉय हो जाता है तो।
और इस बैकअप सिस्टम में तो पाकिस्तान ने एडवांस AI टूल्स को भी इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया था और ये निश्चित रूप से पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। बाकी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक एक चाइनीज एयरक्राफ्ट भी कुछ डिफेंस इक्विपमेंट के साथ कराची में लैंड हुआ था और कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि जहां इस ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा हाइप बना रहा था कि उसके पास जल्द ही चीन के 5th जनरेशन के J-35 फाइटर्स हो जाएंगे, फिर उसके बाद वो भारत के ऊपर और भी बढ़त प्राप्त कर लेगा। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर में उसके द्वारा एक्वायर किए गए चाइनीज इक्विपमेंट फेल हुए, फिर चाहे वो उनका HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम हो, उनकी PL-15 मिसाइल हो या J-10C हो, तो पाकिस्तान ने चीन के J-35 की क्वालिटी पर भी प्रश्न उठाए हैं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुअरों के खिलाफ खोपड़ी खोल ऑपरेशन जारी है और इसी के तहत आज 15 मई 2025 को भी अवंतीपुरा के त्राल में स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF ने एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था। और अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन में 3 सुअरों को सफलतापूर्वक होरीफाइड कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि जो 3 सुअर होरीफाइड किए गए तो वो सुअरों के संगठन हिजबुल से थे। बाकी आज गुरुवार को भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि भारत का पाकिस्तान के साथ रिलेशन पूरी तरह से बायलैटरल है और भारतीय विदेश मंत्री का रिमार्क खास तौर पर US प्रेसिडेंट के उस रिमार्क के बाद आया है जिसमें उन्होंने क्लेम किया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू करने में अमेरिका ने मध्यस्थता करी है। तो इसी वजह से भारतीय विदेश मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस और उसके साथ कैसे डील करना है तो ये पूरी तरह से बायलैटरल है और ये वर्षों से राष्ट्रीय सहमति है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और इसके साथ ही भारतीय विदेश मंत्री ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इंडस वाटर ट्रीटी तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन करना बंद नहीं करता है। बाकी आज जब भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से इस बात का आग्रह किया था कि वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल को अपने सुपरविजन में लें, तो भारतीय रक्षा मंत्री की स्टेटमेंट पर पाकिस्तान की तरफ से प्रतिक्रिया आई है और जिसमें उन्होंने भारतीय रक्षा मंत्री के रिमार्क्स को इररिस्पॉन्सिबल बताते हुए उसे खारिज किया है और यह क्लेम कर दिया कि भारत फ्रस्ट्रेट है क्योंकि कन्वेंशनल तरीकों के माध्यम से जो भारत का एग्रेशन है वो पाकिस्तान के इफेक्टिव डिफेंस और डेटरेंस के सामने कामयाब नहीं हो पाया। और उनका यह कहना है कि पाकिस्तान की कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज़ पर्याप्त हैं भारत को रोकने के लिए। तो पाकिस्तान से हम ये पूछना चाहेंगे तो फिर क्यों रोते हुए US को कॉल किया था कि हमारा सीज फायर करवाओ। और इस बात का सबूत पाकिस्तान ने खुद ही दिया है कि उसने ही सीज फायर के लिए पहल करी है और वो सबूत कैसे दिया है कि आप खुद ही देख सकते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कितने बार अमेरिका को धन्यवाद कहा है इस सिचुएशन को डीएस्केलेट करवाने के लिए, जबकि अमेरिका का इसमें कोई रोल है नहीं। और रही बात पाकिस्तान के इफेक्टिव डिफेंस सिस्टम्स की तो वो तो खैर हम सभी देख ही चुके हैं। और अभी तक जो ये कहावत थी घोड़े बेचकर सोना, तो आप ये भी कह सकते हैं कि अगर सोना हो तो पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की तरह सो। और एक और इंटरेस्टिंग अपडेट है कि अपने प्रोपेगेंडा गेम में पाकिस्तान एक नई सैटेलाइट इमेज वायरल कर रहा है जो कि 12 मई की है और बताया जा रहा है कि ये भारत की नलिया एयरबेस की है, लेकिन सैटेलाइट इमेज को एडिट किया गया है ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान ने यहाँ पे भारत को डैमेज दिया था। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान जिसको डैमेज बता रहा है वो एक्चुअल में बादल है, यानी कि वो बादल की परछाइयों को ही एयरफील्ड्स का डैमेज समझ रहे हैं। लेकिन हमारा पाकिस्तान को एक सुझाव है कि अगर उनको इस तरह का प्रोपेगेंडा करना ही है तो इस तरह के सैटेलाइट इमेजेस में अगर आप बीच में सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी लिख देंगे तो पाकिस्तान वाले आराम से मान जाएंगे आपकी बात। और हाँ, प्रो पाकिस्तानी हैंडल्स द्वारा सोशल मीडिया पर एक और फेक न्यूज़ चल रही है उधमपुर एयरबेस में एयरक्राफ्ट पर आग लगने वाली और इससे संबंधित एक फेक फोटो भी वायरल की जा रही है। तो आपको स्पष्ट कर दें कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये क्लेम फेक है और जो पिक्चर दिखाई जा रही है उस तरह के एयरक्राफ्ट तो भारतीय वायुसेना की फ्लीट में है भी नहीं और ना ही वो पिक्चर उधमपुर एयरबेस की है। और इसके अलावा एक और क्लेम किया जा रहा है कि भारतीय विदेश मंत्री ने इस बात की भी स्टेटमेंट दी है कि चाइनीज सैटेलाइट्स ने पाकिस्तान की मदद करी थी, लेकिन भारत सरकार ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि भारतीय विदेश मंत्री की स्टेटमेंट में चाइनीज सैटेलाइट्स के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है और ये सारे क्लेम फेक हैं। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा की 32वीं डेथ एनिवर्सरी है। आज का वो दिन है जब 1999 में कारगिल में कैप्टन सौरभ कालिया की अगुवाई में निकली एक पेट्रोलिंग टीम रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी, जिन्हें पाकिस्तानी आर्मी ने कैप्चर कर लिया था और फिर कई दिनों के बाद शत विशत हालत में उनका शरीर हमको लौटाया गया। और इस पेट्रोलिंग पार्टी में कैप्टन सौरभ कालिया, सिपाही अर्जुन राम, सिपाही भंवर लाल, सिपाही भीकाराम मूंद, सिपाही मूला राम और सिपाही नरेश सिंह मुख्य रूप से शामिल थे, जिन्होंने इस देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि कारगिल वॉर में सबसे पहले डिप्लॉय होने वाली आर्मी की कौन सी रेजिमेंट थी। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें।
और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।